हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास बायोलॉजी। और आज के राइट लाइक अ टॉपर सीरीज में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स इस टॉपिक के बारे में। उसमें सबसे पहले और सबसे एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अगर आपको ये डेफिनेशन आ जाए, डेफिनेशन आपको हमेशा या तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा या 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपको डेफिनेशन लिखते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स थ्रू प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये 3 चीज़ें आपको कभी नहीं भूलनी है। जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो, आपको हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मियोसिस, इन 3 वर्ड्स आपको याद रखने ही रखने हैं। अगर आपने ये 3 चीज़ें अपने डेफिनेशन में नहीं लिखी है तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। कौन सी 3 चीज़ें याद रखनी है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स थ्रू प्रोसेस ऑफ मियोसिस। हम सबको पता है मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फीमेल्स में oogenesis होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन बता रही हूँ कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या है? एक तो 2 मार्क्स के लिए आपको डिफाइन गैमेटोजेनेसिस पूछा जा सकता है, स्लैश स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जा सकता है या oogenesis पूछा जा सकता है। उसमें हर आपको कोई भी डेफिनेशन पूछा जाए, आपको ये 3 चीजें लिखनी ही है। हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स थ्रू प्रोसेस ऑफ मियोसिस। 3 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेन पूरी प्रोसेस पूछा जा सकता है कि आप गैमेटोजेनेसिस पूरा एक्सप्लेन करो। 4 मार्क्स के लिए आपको विद डायग्राम, या तो 3 मार्क्स के लिए भी आपको डायग्राम पूछा जा सकता है। अगर लिखा हो ना हो तो भी आपको डायग्राम अगर आप निकालोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। मैंने ऐसे बहुत से पेपर्स देखे हैं जिसमें सिर्फ डायग्राम की वजह से उन बच्चों को फुल मार्क्स मिला था, क्योंकि जब आप एक डायग्राम बनाते हो तो उस एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि आपको पूरा कंसेप्ट पता है, क्योंकि आप आंसर्स रट सकते हो लेकिन डायग्राम नहीं रट सकते। अगर आपको परफेक्टली पता है तो ही आप डायग्राम निकाल सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, उन्होंने डायग्राम कहा हो ना कहा हो, फिर भी आपको डायग्राम जरूर से निकालनी है। तो इस पूरे पेज से आपने क्या पढ़ा कि आपको हैप्लॉइड लिखना है, डिप्लॉइड लिखना है, मियोसिस लिखना है। आपके आंसर में आपको कंपल्सरी डायग्राम निकालनी है फॉर 3 एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आप पूरा जो आपका लॉन्ग आंसर है, अगर आप सेक्शंस में डिवाइड कर पाओ, जैसे लोकेशन हो गया, हार्मोन्स हो गया, स्टेजेस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस का लोकेशन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अगर आप आंसर में से पहले लिख सको कि फर्स्ट पॉइंट लोकेशन, सेकेंड पॉइंट हार्मोन्स। हम सबको पता है कि हार्मोन्स LH, FSH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, यह हार्मोन्स के बारे में अगर आप एक सेपरेट पॉइंट बना लो तो दिखने में वो अच्छा दिखेगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने पूरा पढ़ा हुआ है, आपको पूरे कंसेप्ट्स पता है। और स्टेजेस जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज हो गई, ग्रोथ फेज हो गई, या आपकी मैच्योरेशन फेज हो गई, ये फेजेस अगर आपने लिख लिए तो आपको फुल मार्क्स जरूर से मिलेंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस अब हम सबको पता है कि पहले तो स्पर्मेटोगोनियम होता है 2n, क्योंकि वो डिप्लॉइड है। उसके वो करेगा फिर माइटोटिक डिविजन्स, फिर कन्वर्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। माइटोटिक है इसलिए उसका प्लॉइडी लेवल मेंटेन रहेगा। अब क्योंकि ये डिवीजन के लायक है वो मियोसिस फॉर्म करेगा। मियोसिस की वजह से क्या होगा? ये रिडक्शन डिवीजन है तो इसका डिवीजन या इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगा? कम होगा, बाय हाफ वो कम होगा, क्योंकि मियोसिस वन एक रिडक्शनल डिवीजन है। फिर कन्वर्ट होगा वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 को फॉर्म करेगा, और मियोसिस 2 एज वी नो एक इक्वेशनल डिवीजन है जस्ट लाइक माइटोसिस। वो किसमें कन्वर्ट होंगे? स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होंगे। स्पर्मेटिड्स फॉर्म तो हुए हैं लेकिन ये इमैच्योर है। उन्हें मैच्योर तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पर्मियोजेनेसिस इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। स्पर्मियोजेनेसिस की वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और इनका कन्वर्जन होगा स्पर्म्स में। सेम विद oogenesis, लेकिन oogenesis में डिफरेंस क्या है? ये जो माइटोटिक डिविजन्स है ये फीटल स्टेज में होता है। फीटल स्टेज यानी कि वो बेबी गर्ल उसके फीटल स्टेज में ही क्या करती है? oogenesis परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, और प्राइमरी oocyte
फॉर्म होता है। वो मियोसिस 1 परफॉर्म करता है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता, डिप्लोटिन में अटका रहता है। और जब वो लड़की या जब वो फीमेल है वो प्यूबर्टी हिट करेगी तो उसका प्रोफेज 1 जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा और उसका सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगा। ये सेकेंडरी oocyte भी क्या होगा, अटका पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जिसका मियोसिस 2 था वो कंप्लीट होगा और उसके बाद क्या होगा, ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज होगा। हम सबको पता है ये प्रोसेसेस के बारे में। अब इसमें लिखना क्या है, आपको कंपलसरी 2n लिखना ही लिखना है। 2n ये जो प्लॉइडी लेवल है, प्लॉइडी लेवल आपने अगर नहीं लिखा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये माइटोटिक डिवीजन कब हो रहा है, मियोसिस कब हो रहा है, ये आपको लिखना कंपलसरी है। स्पर्मियोजेनेसिस कब हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब हो रहा है, ये पॉइंट्स लिखने कंपलसरी है। अगर और एक पॉइंट अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट में लिखोगे तो एक दिखने में अच्छा दिखेगा, ऐसे दिखने में दिखेगा कि आपने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। सेकेंड oogenesis में आपको क्या क्या याद रखना है, फीटल लाइफ। अगर आपने फीटल लाइफ नहीं लिखा, सिर्फ आपने माइटोटिक डिविजन्स करता है, प्राइमरी oocyte फॉर्म करता है, अगर आपने सिर्फ इतना लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इसका प्लॉइडी लेवल भी लिखना कंपलसरी है, प्लस इसका जो भी फीटल लाइफ है वो लिखना कंपलसरी है। ये कहाँ पे अरेस्ट होता है ये लिखना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। विथ डायग्राम, अगर आप डायग्राम निकाल पाओ तो बहुत अच्छा है, आपको फुल मार्क्स जरूर से मिलेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, वो फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। अब इस पे आपको क्या क्या याद रखना है, जब भी आप डेफिनेशन लिखो तो आपको 28 डेज ये कंपलसरी है। 28 डेज ऑन एन एवरेज ये फीमेल में साइकिल होती है। अगर आपने 28 डेज ये नंबर नहीं लिखा हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, अगेन क्योंकि ये हर लड़की में नहीं होता है, सिर्फ जो भी रिप्रोडक्टिव एज है उन्हीं सिर्फ लड़कियों में ये होता है, तो आपको ये लिखना भी कंपलसरी है। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, वो टिल एंड रहता है, मतलब उसका ऑब्वियसली उसका जो नंबर है वो कम होता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस एज सीज नहीं होता, जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज के वक्त सीज होता है। इसलिए 28 डेज लिखना कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट, रिप्रोडक्टिव एज लिखना भी कंपलसरी है। ऊपर से यहाँ पे चेंजेस 2 जगह पे होती है, एक ओवरी एक यूटेरस, तो ये चीजें लिखना भी कंपलसरी है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डेफिनेशन पूछा जाए तो 28 डेज, रिप्रोडक्टिव एज, ओवरी एंड यूटेरस, ये सारे वर्ड्स उस डेफिनेशन में आना कंपलसरी है। ऊपर से हम सबको पता है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी है फॉलिकुलर फेज, तीसरी है ओव्यूलेटरी फेज और चौथी है सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो 5 डेज के लिए होती है। उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम शेड होता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। फॉलिकुलर फेज में FSH का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या होता है, थिकन्स होता है, जो डे 6 to डे 13 होता है। डे 14 हम सबको पता है ओव्यूलेशन होता है, LH सर्च पे होता है, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ ओवम होता है। उसके बाद ल्यूटिलाइजिंग फेज डे 15 to डे 28, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसे एक टेबल फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ये आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए तो ज़रूर पूछा जाएगा, अगर आपने इसे एक टेबल फॉर्म में लिखा तो आपका वक्त भी बच जाएगा और आपने सारे पॉइंट्स भी क्लियर कर लिए। आपने यहाँ पे डेज भी लिखा है, आपने यहाँ पे क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी लिखा है, आपने हार्मोन्स के बारे में भी लिखा है, आपने अगर नहीं हुआ तो क्या फॉर्म होगा आपने ये भी लिखा है। उसके साथ अगर आप ऐसे एक डायग्राम निकाल पाओ तो भी बहुत अच्छा है। जैसे ये बहुत बेसिक सी डायग्राम है, आपको बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये रेड ईस्ट्रोजन के बारे में है, ये जो येलो है ये प्रोजेस्टेरॉन के बारे में है। आप यहाँ पे LH लिख सकते हो, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। अगर आप इतना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्रॉ कर पाओ
टेक्स्ट बुक की तरह आपको अगर वो पूरी की पूरी डायग्राम आपको नहीं निकालनी आ रही है तो आप इतना भी निकाल सकते हो, आपको मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। लेकिन डायग्राम और ये चार्ट आपको निकालना ज़रूरी है। इससे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, एक तो एवरेज ड्यूरेशन पूछा जा सकता है, हार्मोन्स पूछा जा सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रोलिफरेटरी फेज कौन सी फेज को कहा जाता है ये पूछा जा सकता है, हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो आपको पूछा जा सकता है। राइट द रोल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, अगेन यही घुमा के यही क्वेश्चन वापस आ गया है, तो हार्मोनल चेंजेस और ये आप लिख सकते हो। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने आपको पीछे चार्ट में बताया था, आप वो बना सकते हो। ये वो एक चार्ट और वो एक डायग्राम से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉपर टिप में आपको क्या याद रखना है, ड्यूरेशन 28 डेज कंपल्सरी याद रखना है। आप अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए, जो एलएच सर्च है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, एक अंडरलाइन करके आप अंडरलाइन करोगे ना तो वो झट से दिख जाता है एक्सटर्नल को, तो उसे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। जितना आप चीज़ें एक्सटर्नल के लिए आसान करोगे उतना आपके लिए मार्क्स मिलने का चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। आप हमेशा कनेक्ट करो ओवरेन चेंजेस विद यूटेराइन चेंजेस, जैसे मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में पिछली स्लाइड में बताया था कि देखिए यहाँ पे ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम थिकन हो रहा है, या फिर रिलीज ऑफ ओवम हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, कॉर्पस लुटेम डिजेनरेट हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाओ तो बहुत ईजी हो जाएगा। और डायग्राम प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलवेज ड्रा ओवरी यूटेरस हार्मोनल ग्राफ, आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। उसके बाद अगेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में अगेन यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। यहाँ पे आपको प्लॉइडी अगेन नहीं भूलनी है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जिन्होंने सिर्फ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट सिर्फ इतना ही लिखा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट है कि आपको हैप्लॉइड जाके डिप्लॉइड बनता है, यही एक्सटर्नल को चाहिए। तो आपको ये मार्क्स लिखने ये पॉइंट्स लिखने ज़रूरी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ये की पॉइंट्स है, जैसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया एम्प्यूला। बोर्ड की फेवरेट लाइन कौन सी है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ऑकर कहाँ पे होता है, एम्प्यूलर स्टमक जंक्शन के ऊपर। यहाँ पे मैंने फर्टिलाइजेशन का पूरा ऐसे चार्ट बनाया हुआ है ताकि आपको इजी हो जाए लिखने में भी। आप ऐसे ही पूरा यही कॉपी कर सकते हो, आप ऐसे ही एग्जाम में लिख सकते हो, आपको लिखने में भी इजी पड़ेगा और एक्सटर्नल को भी दिखने में अच्छा दिखेगा और अपने सारे पॉइंट्स भी कवर कर लिए हैं। जैसे पहले होता है स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। स्पर्म प्रोसेस क्या है, स्पर्म रिचेस टू ओवम इन फैलोपियन ट्यूब, हम सबको पता है। आउट ऑफ मिलियन सिर्फ कुछ 100 ही क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उसके बाद स्पर्म का एक्टिवेशन होता है, जैसे कैपेसिटेशन, स्पर्म मेम्ब्रेन में चेंजेस होते हैं। इस क्यों होते हैं, क्योंकि स्पर्म पेनिट्रेट कर पाए कहाँ, ओवम को। उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड रिकॉग्निशन, स्पर्म बाइंड्स टू जोना पेलुसिडा, ये क्यों होता है, क्योंकि सेम स्पीशीज के स्पर्म क्या कर सके, बाइंड कर सके, अलग स्पीशीज के स्पर्म्स आके ना बाइंड हो। एक्रोसोमल रिएक्शंस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, स्पर्म पेनिट्रेट कर पाए एग कवरिंग को, क्योंकि जो जोना पेलुसिडा वगैरह है उन्हें पेनिट्रेट करने के लिए ये हार्मोन्स की या इस एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर एक बार जब स्पर्म अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा, फिर फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम क्या होगा, फ्यूज होगा। स्पर्म कहाँ होंगे, न्यूक्लियस एंटर्स इनटू साइटोप्लाज्म। कॉर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि हमें क्या करना है, पॉलीस्पर्मी को हमें नहीं फॉर्म होने देना, आपको मोनोस्पर्मी मेंटेन करनी है, पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करना है, इसके लिए कॉर्टिकल रिएक्शन होना जरूरी है। उसके बाद एक बार स्पर्म अंदर आ गए, उन्होंने एक्टिन अपने साथ लेके आए, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो मियोसिस 2 जो अटका पड़ा था वो क्या होगा, कंप्लीट होगा और फाइनली एक ओवम तैयार होगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी तैयार होगी। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिएट क्या होंगे, फ्यूज होंगे और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगा। अगर आप देखोगे तो पूरी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक इस चार्ट में आ चुका है। अगर आप ऐसे लिख लोगे तो आपको मार्क्स जरूर से मिलेंगे और दिखने में भी अच्छा दिखेगा। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है,
फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिफाइन करने के लिए बोलेंगे, आपको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछा जा सकता है, रोल ऑफ एक्रोजोम पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि उसे क्या करना है, पहली बात तो स्पीशीज, सेम स्पीशीज के लिए उसे रिकॉग्निशन करना है, दूसरी बात कि उसको पेनिट्रेट करने में, स्पर्म को पेनिट्रेट करने में ये हेल्प करता है। ऊपर से आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वो पूरा आप चार्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में भी आप वही निकाल सकते हो। 3 या 4 मार्क्स आपको ज़रूर से मिल जाएंगे। अगेन अगर आपने इतनी डायग्राम भी निकाल ली प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में तो आपको मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। इतनी से डायग्राम, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक ओवम या एक सेल और एक स्पर्म सेल अगर आप निकाल लो फर्टिलाइजेशन के वक्त आपको मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। डायग्राम आपको प्रॉपर नहीं निकालनी है, नीट डायग्राम, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर डायग्राम निकालोगे तो आपको मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। उसके बाद एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब में जिसका साइट फर्टिलाइजेशन का साइट होता है। उसके बाद अगर आप सीक्वेंस में लिख सको, ऐसे ही लिखने के बजाय अगर आप सीक्वेंस में लिख सको तो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप ऐसे क्या बोल सकते हैं उसे, एरो के फॉर्म में सीक्वेंस में अगर आप कर पाओ तो एक अच्छा दिखने में भी अच्छा दिखता है और आपने सारे पॉइंट्स भी कवर कर लिए हैं। आपको जो की टर्म्स है उसे हाईलाइट करना है, जैसे एक्रोसोम, एंजाइम्स, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जाइगोट, कॉर्टिकल रिएक्शन से आपको अगर आप हाईलाइट करोगे तो अगेन दिखने में उसे एग्जामिनर जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है उन्हें देखने में आपको अच्छा भी दिखेगा और उन्हें जल्दी दिख भी जाएगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको प्लॉइडी लेवल नहीं भूलनी है और आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें अंडरलाइन ज़रूर से करना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक वो है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत बार पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बार घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल मेथड है, नहीं भूलना, ये लिखना है। अगेन यूनिपेरेंटल मेथड अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वेयर अ सिंगल पेरेंट गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे क्या क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बाय पेरेंटल मेथड है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, जेनेटिकली वेरिएबल होता है। अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है तो आप इतने सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो ये 6 पॉइंट्स है जो आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए कि आपको उसके मेथड्स बताओ, एग्जाम्पल्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो ये 3 मार्क्स के लिए आप लिख सकते हैं, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें आपको पता है कि फिजन, बाइनरी फिजन होता है, अमीबा पैरामोशियम में होता है, बडिंग हाइड्रा ईस्ट में होता है, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में होता है, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पोटैटो या ब्रायोफिलम में होता है। अगर आप सिर्फ इतना ही चार्ट 3 मार्क्स के लिए बना लो तो आपको मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने देखा है टॉपर्स को करते हुए। टॉपर्स कुछ अलग दुनिया का नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही उनका प्रेजेंटेशन जो होता है वो ऐसे होता है, या तो चार्ट में होता है, या तो ग्राफ में होता है, या तो उन्होंने उतनी छोटी डायग्राम बनाई होती है जिसकी वजह से एक्सटर्नल को दिखने में दिख जाता है कि इसने पढ़ाई की है, ये एक अच्छा बच्चा है, इसने जेन्युइनली ये आंसर लिखा हुआ है। बस आपको दिखाना है और आप ऐसे दिखा सकते हैं। फाइनल इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन करो, गिव वन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, आपको कंपेयर, जिसमें आपको कहा कि डिफरेंस पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जा सकता है, 3 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखोगे, ये 3 स्टेप, प्री फर्टिलाइजेशन लिखोगे, फर्टिलाइजेशन लिखोगे और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, तो गैमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फिर गैमेट ट्रांसफर होता है, जैसे कि स्पर्म जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसके बाद फिर सिनगैमी होती है और फिर जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, स्टार्ट विद डेफिनेशन। 3 या 4 मार्क्स का अगर आपको पूछा जाए तो हमेशा डेफिनेशन लिखनी ही है।
आपको राइट इन पॉइंट्स विथ हेडिंग्स, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप हेडिंग्स के साथ लिख लो तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। उसके बाद अंडरलाइन करो, जैसे मैंने आपको हर इसमें स्लाइड में कहा कि आप अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पार्ट्स को करो। उसके बाद आप ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हो, और सेक्सुअल फास्टर है, आइडेंटिकल है, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, सेक्सुअल वेरिएशन होता है, स्लोअर होता है, इन्वॉल्व, गैमेट्स होता है। तो आप क्विक रिकैप क्या करोगे इस पूरे वीडियो का कि आपको पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, अंडरलाइन करना है सारे कीवर्ड्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, या जो आपके कीवर्ड्स है, स्टेप्स है, उन्हें सबको आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है, या तो आप ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको निकालने हैं, डायग्राम्स आपको 3-4 मार्क्स के लिए पूछा जाए ना पूछा जाए, आपको कंपल्सरी डायग्राम्स निकालने ही हैं। नीट हैंडराइटिंग चाहिए, आपकी स्पेसिंग अच्छी चाहिए। उसके बाद आप जितना भी आपका टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ्स है, उसे आप चार्ट, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और अगेन आपको जितना आप नीटनेस कर सको उतना अगर आप नीटनेस कर पाओ तो आपको मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।